नमस्कार, आप सभी ने अध्याय 5 में भाग 9 तक पढ़ लिया था। भाग 9 में आपने देखा कि मॉर्गन ने किस प्रकार से अपने प्रयोगों द्वारा मेंडल के नियमों को सत्यापन किया, साथ ही साथ सटन और बोवेली द्वारा प्रस्तुत वंशागति के गुणसूत्री सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन दिया। मॉर्गन ने इन प्रयोगों के बाद भी ड्रोसोफिला पर और प्रयोग किए और उससे निष्कर्ष जो निकले उन्हें उन्होंने प्रस्तुत किया। मॉर्गन ने देखा, जब ड्रोसोफिला मक्खी में दो लक्षणों को एक साथ लेकर क्रॉस कराया जाता है तो वे मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करते। मेंडल के नियम के अनुसार जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर क्रॉस कराया जाता है, द्विसंकर संकरण कराया जाता है, तब उसमें जो दो लक्षणों के जीन हैं वे युग्मक बनते समय एक दूसरे से स्वतंत्र विभाजित होकर अलग अलग युग्मकों में जाते हैं। यानी मेंडल के नियम के अनुसार कि द्विसंकर संकरण प्रयोग में स्वतंत्र अपव्यवहार का नियम लागू होता है और इससे F2 का अनुपात जो आता है वो 9331 आता है। लेकिन मॉर्गन ने जब द्विसंकर संकरण प्रयोग किया, फल मक्खी में दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया, तब उन्होंने पाया कि ये मेंडल के नियम के फॉलो नहीं कर रहा और इसका जो F2 का रेशियो है वो 9331 से काफ़ी डिफरेंट था। मॉर्गन ने इसका कारण सोचा कि इसका कारण क्या हो सकता है और उन्होंने प्रयोगों के आधार पर ये बताया कि इसका कारण ये है कि जब दो लक्षणों के जीन एक ही गुणसूत्र पर बहुत पास पास एक दूसरे के स्थित होते हैं तो वे युग्मक बनते समय एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं और वे स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं करते, जिससे वे दोनों लक्षण के जीन एक ही युग्मक में चले जाते हैं और इसी कारण F2 का अनुपात मेंडल के नियम के अनुसार 9331 से काफ़ी डिफरेंट मिला। और मॉर्गन ने इसी घटना को सहलग्नता शब्द से वर्णित किया। मॉर्गन ने कहा कि जब दो जीन एक ही गुणसूत्र पर बहुत पास पास स्थित होते हैं तो वे युग्मक बनते समय एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं, यानी अर्धसूत्र विभाजन में वे एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं और वे साथ साथ युग्मक में जाने का प्रयत्न करते हैं। यानी वे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम फॉलो नहीं करते। यही कारण है कि उनसे जो उत्पन्न संतानें हैं उनमें मेंडल के नियम के अनुसार F2 में 9331 का रेशियो आने के बजाय उससे काफ़ी डिफरेंट मिलता है। मॉर्गन ने द्विसंकर संकरण प्रयोग जो कि मक्खी में किया, उसमें एक ऐसे मादा को उन्होंने सेलेक्ट किया जिसके शरीर का रंग पीला और उसकी आँख का रंग श्वेत यानी सफ़ेद था, यानी वो पूरी तरीके से म्यूटेंट था। यानी इस बार मादा को म्यूटेंट लिया और नर को वाइल्ड टाइप लिया, यानी नर जिसका शरीर भूरे रंग का और उसका नेत्र लाल रंग का था। जब इन दोनों के बीच क्रॉस कराया तो उन्होंने देखा कि F1 जो पीढ़ी है उसमें सभी मादाएं भूरे शरीर और लाल नेत्र वाली तथा सभी नर पीले शरीर और श्वेत नेत्र वाली हुई। यानी यहीं पर वे मेंडल के नियम को फॉलो नहीं की। मेंडल का नियम क्या कहता है कि F1 में एक ही लक्षण प्रदर्शित होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। और फिर F2 में जब इन दोनों के बीच क्रॉस कराया गया, F1 की संततियों के मध्य आपस में क्रॉस कराया गया, तो F2 में जो रेशियो मिलना चाहिए था मेंडल के नियम के अनुसार 9331 का, वो ना मिलकर उससे काफ़ी डिफरेंट रहा। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपके जो बुक है NCERT उसमें सहलग्नता को एक सिंपल से फिगर में ड्रॉ करके और 2-4 लाइन लिखकर छोड़ दिया गया है, तो उतने से काम नहीं चलेगा। उससे आप बिल्कुल भी लिंकेज यानी संलग्नता के प्रोसेस को समझ नहीं पाएंगे। बहुत सारे साइड बुक को आप यूज कर लीजिए, उन सभी साइड बुक में कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा है कि आप उसे समझ नहीं पाओगे और अंततः कह दोगे कि संलग्नता हम नहीं समझ पाएंगे, छोड़ दोगे। अब यहाँ पर जिस तरह से मैं संलग्नता को समझाऊंगा वो बहुत लेंदी होगा, लेकिन अगर आप चाह लोगे तो वो ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं चाहोगे तो कहीं पर भी नहीं समझ पाओगे। NCERT से तो बिल्कुल नहीं समझ पाओगे, किसी और साइड बुक से तो एकदम भी नहीं समझ पाओगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रख कर इस टॉपिक को समझिएगा। आइए हम प्रयोग दिखाते हैं कि किस प्रकार से मॉर्गन ने अपना प्रयोग किया सहलग्नता की घटना की खोज में, और उस बीच जो नए जो जनक से भिन्न संतति उत्पन्न होती हैं उन्हें हम रिकॉम्बिनेंट टाइप कहते हैं, पुनर्योजी संतति कहते हैं। तो
तो यहाँ पर हम पुनर्योजन का भी मतलब समझेंगे। यानी आपका नेक्स्ट हेडिंग होगा सहलग्नता व पुनर्योजन, यानी लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। मॉर्गन ने क्या किया? मॉर्गन ने इस बार दो लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया। वे दो लक्षण कौन कौन से थे? उन्होंने मक्खी कौन से? फल मक्खी के शरीर के रंग को चुना और उन्होंने नेत्र के रंग को चुना। शरीर के रंग में पीला और भूरा आता है, पीले शरीर वाली फल मक्खियाँ और भूरे शरीर वाली फल मक्खियाँ। इनके नेत्र का रंग एक श्वेत और एक लाल। तो यहाँ पर आप जब देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि भूरा, ऐसे देखें, लाल नेत्र वाली जो मक्खियाँ हैं वे क्या हैं? वाइल्ड टाइप हैं, यानी नेचुरल फॉर्म में पाई जाती हैं। और भूरा शरीर भी नेचुरल ही होता है, यानी भूरा और लाल जो मक्खी है, यानी मक्खी जिसका शरीर भूरे रंग का और उसके नेत्र लाल रंग की होती हैं, ये वाइल्ड टाइप होती हैं, यानी ये नेचुरल होती हैं। वाइल्ड टाइप का आपका शब्द का प्रयोग एनसीईआरटी के फिगर में किया गया है, तो ध्यान देंगे। वाइल्ड टाइप का मतलब जिसका शरीर भूरा रंग और उसका नेत्र लाल रंग का हो। उसी तरीके से जब श्वेत आ गया तो श्वेत क्या है? म्यूटेंट टाइप है, यानी ये डिफरेंट है, समूह से डिफरेंट है। इसके शरीर पीला और श्वेत। इन्होंने इस बार क्या किया कि म्यूटेंट टाइप को मादा के रूप में लिया और इसे नर, यानी उन्होंने ऐसे मादा को पकड़ा जो म्यूटेंट थी और एक ऐसे नर को जो वाइल्ड टाइप का था। इन दोनों के बीच उन्होंने क्रॉस कराया। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों लक्षण के जो जीन हैं वे एक ही गुणसूत्र यानी एक्स गुणसूत्र पर ही पाई जाती हैं। इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा। मेंडल का जो द्विसंकर संकरण प्रयोग था उसमें आपने देखा था कि जो दो लक्षण लिए गए थे उनके जो जीन थे वो अलग अलग गुणसूत्र पर पाए जाते थे। इसीलिए वहां पर जब द्विसंकर संकरण क्रॉस कराया गया था तो वहां पर 4 गुणसूत्र लिया गया था। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो दोनों लक्षणों के जो जीन हैं वो एक ही गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र पर पाई जाती हैं। तो बताइए, पीला शरीर होगा और श्वेत नेत्र होगा, ये मादा होंगी। इनका संकरण कराना है एक ऐसी मक्खी से जिसका शरीर भूरा रंग का और उसका नेत्र लाल रंग का हो। ये क्या होंगे? नर होंगे। अब इनका आप जीन बताइए क्या होगा। तो चूंकि मादा है, मादा में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 2 एक्स गुणसूत्र, है ना। और 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। और आपको बताया गया कि पीला और श्वेत यानी शरीर का रंग और नेत्र का रंग, इन दोनों का जो जीन है वो एक ही गुणसूत्र पर साथ साथ पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर पाया जाएगा, अगर हम पीले रंग के अगर हम जीन को Y से डिनोट करें और भूरे को Y+ से डिनोट करें, श्वेत को W से डिनोट करें और लाल को W+ से डिनोट करें, और आपको पता है कि ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है। तो मैंने क्या बताया कि दोनों लक्षणों के जो जीन हैं वो एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, यानी यहाँ पर Y और यहाँ पर W। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखेंगे तो इनके जो एलील हैं वो एक ही जगह पर पाए जाएंगे, Y और W। समझ में आ रहा? अब हम इसको XX ना लिखकर हम इसको गुणसूत्र के रूप में आपको दिखाना चाहेंगे। ये एक ऐसा गुणसूत्र है जिसमें ये एक एक्स गुणसूत्र है और ये दूसरा एक्स गुणसूत्र है। 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं मादा में। मैंने बताया कि दोनों लक्षणों के जो जीन हैं वो एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, यानी Y यहाँ पर और W। और ये दोनों जो लक्षणों के जो जीन हैं वो बहुत पास पास स्थित होते हैं। एनसीईआरटी के फिगर 1 को आप देखिएगा, मतलब जो सहलग्नता वाले पेज पर है उसमें आपको ऐसे ही दिखेगा।
अब चूंकि एक लक्षण के जीन के दो एलील होते हैं और दोनों एलील समजात गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, ये एक्स है, एक्स दोनों समजात गुणसूत्र है ना, तो इसके एलील भी यहां पर होंगे वाई और डब्ल्यू। यहां पर आइए, इसके अगर हम गुणसूत्र की बात करें तो इसमें कितने गुणसूत्र, एक एक्स गुणसूत्र पाया जाता है और एक वाई गुणसूत्र पाया जाता है। हम इसके एक्स गुणसूत्र को देखें तो इस पर भूरे रंग का यानी वाई प्लस जीन और लाल रंग का यानी डब्ल्यू प्लस जीन पाया जाएगा। और चूंकि वाई गुणसूत्र है ये ब्लैंक रहेगा, इसको हम तिरछा बनाते हैं। हाँ, हम यहाँ पर तिरछा नहीं बनाएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये वाई गुणसूत्र है, ये एक्स गुणसूत्र है, ये समजात तो नहीं हुए हैं, ये असमजात गुणसूत्र हैं। तो चूंकि इस असमजात गुणसूत्र हैं इसलिए इनके एलील इन पे नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर एक्स एक्स होता तो इनके जीन पाए जाते हैं, क्योंकि जो जीन के जो दो एलील होते हैं वो समजात गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, असमजात गुणसूत्रों पर कभी नहीं पाए जाते। यही कारण है कि जो इनका जो जीन है जो एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है वो वाई पर नहीं पाया जाता। तो ये हो गया उनका जेनेटिक अपीयरेंस जो पीले और श्वेत रंग को निर्धारित करने वाली मादा है, और वे नर जो भूरे रंग और लाल नेत्र वाले हैं उनका ये गुणसूत्रीय रूप है। अब यहाँ पर होता क्या है, ये तो हो गई P1 जनरेशन, यानी इन्हीं के बीच क्रॉस कराना है, पेरेंटल फर्स्ट जनरेशन हो गया। अब इनमें पहले बनेगा युग्मक, तो चूंकि ये एक कोशिकाएं हैं जिनमें ये गुणसूत्र ऐसे पाए जाते हैं, इनमें होता है सबसे पहले G1 S G2, और आपको पता है कि G2 में गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, डबल हो जाती है ना, मैंने बताया था। यहाँ पर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन शुरू होगा तभी युग्मक बनेंगे। तो पहले G1 S G2 आता है और उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन शुरू होता है। तो G2 में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, डबल हो जाती है। यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो YW इसकी एक और कॉपी, YW इसकी, अब इसकी दो कॉपी YW, ठीक, और इसकी एक और कॉपी YW, ठीक है। ये G2 का फेज हो गया, G2। अब आता है इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन का, अर्धसूत्री फर्स्ट का पूर्वावस्था, पूर्वावस्था। यहाँ पर तो आपको हो सकता है पूर्वावस्था की खास विशेषता ना पता चले। याद रखेंगे पूर्वावस्था में जीन विनिमय होता है, यानी क्रॉसिंग ओवर होता है, गुणसूत्रों के मध्य जीन का एक्सचेंज होता है। तो चूंकि यहाँ पर सेम जीन है तो यहाँ एक्सचेंज आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आगे आपको समझ में आएगा। पूर्वावस्था इसीलिए हम बना रहे हैं। तो पूर्वावस्था में यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगा, जो गुणसूत्र हैं वैसे ही बने रहेंगे। YW 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 YW, ठीक। अब इसके बाद आता है अर्धसूत्री का फर्स्ट का पश्चावस्था। पहले मध्यावस्था आता है, तो यहाँ पर भी मध्यावस्था की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम सीधे पश्चावस्था पे आ सकते हैं। पश्चावस्था फर्स्ट, यहाँ पर भी पूर्वावस्था फर्स्ट। अब यहाँ पर पश्चावस्था में क्या होता है कि ये जो समजात गुणसूत्र हैं एक दूसरे से अलग होकर विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं, यानी ये विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। यहाँ पर भी कोई खास चेंजेस नहीं होंगे। ये एक गुणसूत्र इस पोल पर आ गया YW YW, और ये गुणसूत्र इस पोल पर चलाया YW YW, ठीक। और यहाँ से फिर केंद्रक का विभाजन शुरू हो जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट का
अंत्यावस्था कंप्लीट, अंत्यावस्था फर्स्ट पूर्ण, पूर्ण में दोनों केंद्रक अलग हो जाते हैं, यानी इससे दो केंद्रक और फिर कोशिका का निर्माण होता है, जिसमें ये गुणसूत्र इधर YW YW और ये गुणसूत्र इस कोशिका में चला आता है YW YW। ठीक, ये अर्धसूत्री फर्स्ट पूर्ण हुआ। अब फिर स्टार्ट होता है इनमें, इन दोनों में अर्धसूत्री सेकंड, और अर्धसूत्री सेकंड में हम सीधे आएंगे पश्चावस्था में, जबकि दोनों यानी इन दोनों गुणसूत्र पश्चावस्था में गुणसूत्र एक दूसरे से, यहाँ पर अब गुणसूत्र हुए नहीं बचे सिस्टर क्रोमैटिड, तो दोनों एक ही गुणसूत्र के दोनों सिस्टम क्रोमैटिड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, यानी अलग होकर विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, ये दोनों में से ये अलग और ये अलग हो गया। ठीक, यहाँ पर भी वही होगा, ये अलग और ये जो है सिस्टर क्रोमैटिड ये अलग। अब इनके बीचों बीच से विभाजन होगा और इससे जो कोशिकाएं बनेंगी उसमें देखिए क्या होता है। अब यहाँ होगा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड का अंत्यावस्था सेकंड पूर्ण, जब पूर्ण हो जाएगा तो दोनों अलग होकर दो कोशिका बनाएंगी। यहाँ पर एक कोशिका ये जिसका पास ये वाला है और यहाँ पर ये कोशिका जिसके पास ये वाला जीन उपस्थित है। यहाँ से भी दो कोशिका, ये इस वाले में चला आएगा YW और ये दूसरी कोशिका में यहाँ YW। आपने यही तो पढ़ा है कि जब एक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे 4 आगुणित कोशिकाएं बनती हैं। यहाँ पर देखिए दोनों गुणसूत्र XX थे, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये भी X गुणसूत्र 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 है। क्या बताए थे कि जब एक द्विगुणित यानी XX द्विगुणित कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे 4 अगुणित यानी सिंगल X वाले कोशिकाएं बनती हैं। क्लियर है? तो लेकिन आपने देखा ये सारे के सारे मादा युग्मक हैं, ये सारे क्या हैं, मादा युग्मक। और आपने देखा कि मादा युग्मक केवल एक ही प्रकार का बना, एक ही प्रकार का। कौन सा? ये देखिए सबके पास वही वाला जीन है। कौन सा? YW। यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं, क्या लिखेंगे कि एक ही प्रकार का YW बना। अब यहाँ पर देखें कि नर में किस प्रकार से नर युग्मक बनता है। अब इसमें भी वही प्रोसेस होगा, G1S G2, इसमें भी गुणसूत्र डबल हो जाएंगे। अब इसको हम ब्लैक से दिखा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। आप एक सीधाई में नोट करिएगा, क्योंकि हमारे पास नीचे जगह नहीं है इसलिए हमने टेढ़ा कर दिया, आप ऐसे सीधा बनाते चलेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये गुणसूत्र डबल हो जाएंगे। गुणसूत्र नहीं कहेंगे, गुणसूत्र नहीं डबल होते हैं, हमारे मुंह से निकल गया है, गुणसूत्र नहीं, DNA डबल होते हैं, क्योंकि अभी सब DNA के फॉर्म में है। हम तो गुणसूत्र कह दे रहे हैं लेकिन अभी DNA फॉर्म में ही होते हैं। G2 के बाद वो गुणसूत्र बनते हैं। पिछले वाले वीडियो में मॉर्गन की जगह पर कई जगह मैंने मेंडल बोल दिया था, तो उसको भी आप नोटिस किए होंगे, उसको भी सही कर लीजिएगा। हमसे पूछिएगा मत कि सर आपने मेंडल बोल दिया, तो उसका थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ किया करिए, क्योंकि चीज़ें बताने में आप देख रहे हैं इतना विस्तार चीज़ें हैं, इनको समेटने में दिमाग का कितना प्रयोग करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ी बहुत एरर हो जाती है। तो यहाँ पर जो DNA है डबल होती हैं, यानी Y+W+, ये डबल हो जाएगा Y+W+, साथ ही ये भी डबल हो जाएगा। इसको हम ऐसे ब्लैंक बना देंगे। अब यहाँ पर भी वही होगा, अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्री सेकंड। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि
बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, इसलिए हम सीधे इसको हम पश्चावस्था में पहुंचा देते हैं, क्योंकि असमजात गुणसूत्र है, तो असमजात गुणसूत्र के बीच कभी भी पूर्वावस्था में जीन विनिमय तो होगा नहीं, तो इनको हम पहुंचा देते हैं सीधे पश्चावस्था में, यानी पश्चावस्था फर्स्ट। और पश्चावस्था फर्स्ट लिख दिया, यानी अलसूत्री फर्स्ट का ही है अभी। पश्चावस्था फर्स्ट में क्या होता है कि ये जो गुणसूत्र हैं एक्स और वाई, ये एक दूसरे से पृथक होकर डिफरेंट पोल पर चले जाते हैं, y प्लस डब्ल्यू प्लस, ये वाई गुणसूत्र। अब इसके बाद क्या आता है, अंत्यावस्था फर्स्ट, अंत्यावस्था फर्स्ट। अब इसमें ये एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे और दो कोशिकाएं बनेंगी, ये पूर्ण हो जाएगा, अंत्यावस्था प्लस पूर्ण, तो इससे ये दो कोशिकाएं बनेंगी, जिसमें एक में ये जीन चला जाएगा यानी एक्स गुणसूत्र, और एक में वाई गुणसूत्र पूर्ण रूप से चला जाएगा। अब इसमें शुरू होगा वही अर्धसूत्री सेकंड, अर्धसूत्री सेकंड का पश्चावस्था आएगा। पश्चावस्था में वही आपको बताया गया कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और डिफरेंट पोल पर चले जाएंगे, y प्लस डब्ल्यू प्लस, और ये इधर चला जाएगा y प्लस डब्ल्यू प्लस। ठीक, अब इधर भी वही होगा, पश्चावस्था फर्स्ट में सॉरी सेकंड में क्या होगा कि ये इस पोल पर और ये इस पोल पर। अब इनमें क्या होगा, अंत्यावस्था सेकंड पूर्ण, और इसमें भी वही होगा, अंत्यावस्था सेकंड पूर्ण। अब इससे क्या बनेंगे, दो युग्मक, जिसमें एक में ये एक्स क्रोमोसोम होगा और इसमें वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ये एक्स क्रोमोसोम होगा, इनसे दो वाई क्रोमोसोम बनेंगे, वाई क्रोमोसोम वाले गुणसूत्र, वाई वाई। वही तो बताए थे कि जब द्विगुणित कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं, यानी ये क्या बने, ये सब बने नर युग्मक, नर युग्मक। आपने देखा शुरू में भी यही होता था कि जब मादा में मादा युग्मक बनती थी तो वो एक ही प्रकार की होती थी, एक्स प्रकार की, और इसमें जीन देखिए एक ही प्रकार है, यहाँ पर भी वही, लेकिन यहाँ पर चूंकि एक्स और वाई हैं तो यहाँ पर दो प्रकार की युग्मक बनते हैं, एक तो ये देखिए एक्स प्रकार का और एक वाई प्रकार का। हमें यह नहीं पता होता है कि इन नर युग्मकों में से कौन सा मादा युग्मक के साथ फ्यूज करेगा, हमें नहीं पता है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पुनेट स्क्वायर यूज करेंगे। एक तरफ हम रख देंगे मेल गैमीट और एक तरफ हम फीमेल गैमीट। चूंकि फीमेल गैमीट एक ही प्रकार का है सब, तो हम यहाँ पर सिर्फ सिंगल लिख सकते हैं, सिर्फ सिंगल लिख सकते हैं, लेकिन नर युग्मक दो प्रकार के हैं, इसलिए हमको यहाँ से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि नर युग्मक को हम इधर दिखाते हैं तो हम इधर डिवाइड कर देंगे। नर युग्मक कौन कौन से हैं, एक तो ये हैं y प्लस डब्ल्यू प्लस जो कि है एक्स क्रोमोसोम, और एक है ये वाई क्रोमोसोम। और मादा युग्मक में सब एक ही टाइप के हैं, देखिए कोई चेंजेस है, चारों में कोई चेंजेस है नहीं, चेंजेस है, चारों एक समान है। क्या है, वाई डब्ल्यू सब एक्स टाइप हैं, वाई डब्ल्यू। अब अगर ये मादा युग्मक इस नर युग्मक से मिलता है तो क्या होगा, देखिए ये हो गया ये वाला y प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स क्रोमोसोम, और ये वाला यहाँ पे y डब्ल्यू एक्स। अब अगर ये मादा युग्मक इस नर युग्मक से मिलता है तो क्या होगा, तो देखिए सॉरी ये वाई क्रोमोसोम और ये एक्स क्रोमोसोम, वाई डब्ल्यू। अब बताइए इसका लक्षण क्या होगा, जीन क्या आया है, वाई प्लस है, वाई प्लस प्रभावी है ना, जिस पे प्लस लग गया वो प्रभावी है, वाई प्लस है यानी भूरा। क्या होगा इसका लक्षण, भूरा।
और वाई डब्ल्यू प्लस है, डब्ल्यू प्लस यानी लाल, यानी ये क्या हुई वाइल्ड टाइप। और चूंकि एक्स एक्स है तो ये क्या होंगी मादाएं। इधर देखिए वाई है और डब्ल्यू है, यहाँ पर प्लस नहीं है, तो वाई किसके लिए पीला और डब्ल्यू किसके लिए श्वेत, यानी ये क्या है म्यूटेंट टाइप, म्यूटेंट टाइप। और ये क्या है सभी नर हैं। मैंने क्या बताया था, मॉर्गन ने जब पीले श्वेत, पीला शरीर और श्वेत नेत्र वाले मादा मक्खी का संकरण भूरा शरीर और लाल नेत्र वाले नर मक्खी से कराया, तब उसे F1 पीढ़ी में सभी मादाएं भूरा और लाल नेत्र वाली तथा सभी नर पीले शरीर और श्वेत नेत्र वाले प्राप्त हुए। अब जब इनके मध्य जब उन्होंने मॉर्गन ने क्रॉस कराया तो F2 में जो रेशियो चाहिए था वो रेशियो ना आकर उससे बहुत डिफरेंट था। समझ में आया? अभी उसको भी बताते हैं। अभी आप यहीं पर देखिए कि F1 में पहली बात तो मेंडल का नियम फॉलो नहीं हुआ, मेंडल का नियम फॉलो ही नहीं हुआ। यहाँ पर चाहिए था सभी के सभी जितने भी जीव हैं उनमें कोई एक प्रभावी लक्षण ही प्रकट हो, ऐसा ना हो कि 50-50% हो गया, सभी मादाएं वाइल्ड टाइप और सभी नर पीला श्वेत। और फिर F2 में भी रेशियो मेंडल के द्विसंकर संकरण नियम का फॉलो नहीं करता। इसका रीज़न ये था, मेंडल ने बताया, इसका रीज़न ये है कि जब दो लक्षणों के जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं और दोनों साथ साथ उपस्थित होते हैं तो वे सहलग्नता प्रदर्शित करते हैं। सहलग्नता प्रदर्शित करते हैं यानी युग्मक बनते समय वे एक दूसरे से स्वतंत्र पृथक नहीं हो पाते और एक साथ युग्मकों में जाने का प्रयत्न करते हैं। देखिए दोनों जीन एक साथ युग्मक में जाने का प्रयत्न करते हैं और होता भी है। और यही कारण है कि वो मेंडल के स्वतंत्र अपविहन का नियम फॉलो नहीं करते हैं। स्वतंत्र अपविहन का नियम कब फॉलो होता है? जब दो लक्षणों के दो जीन हैं वे अलग अलग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। अगर एक ही गुणसूत्र पर दोनों जीन पाए जाते हैं तब स्वतंत्र अपविहन का नियम फॉलो नहीं होता। ध्यान में एकदम माइंड में नोट कर लीजिए, स्वतंत्र अपविहन का नियम तभी लागू होता है जब दो लक्षणों के जो दो जीन हैं वे अलग अलग गुणसूत्र पर पाए जाएं। अगर दो जीन एक ही गुणसूत्र पर पाया जाता है तो वे स्वतंत्र अपविहन का नियम फॉलो नहीं करते और वे सहलग्नता प्रदर्शित करते हैं। अब आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था वंशांगति के गुणसूत्रीय सिद्धांत में ही कि मेंडल ने जब द्विसंकर संकरण प्रयोग कराया था तब उसमें जो दो लक्षण लिए थे उसके क्रोमोसोम मैंने 4 बोला था ना, क्योंकि वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मेंडल ने जो प्रयोग किया उसमें उन्हें सहलग्नता दिखाई नहीं पड़ी। मेंडल ने मटर के पौधे पर जब प्रयोग किया तो उनके साथ ऐसा घटना हुआ, ये संयोग है, ये लक है कि उन्हें वे जो दो लक्षणों को सेलेक्ट किए उनके जीन अलग अलग गुणसूत्र पे थे। अगर एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं तब तो मेंडल ये वाला नियम दे देते हैं, लेकिन मेंडल ने चूंकि मटर के उन लक्षणों पर प्रयोग कर दिया जिनके जीन अलग अलग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं तो वे स्वतंत्र अपविहन का नियम दे दिए। मॉर्गन ने जब प्रयोग किया तो उनके पास ये लक्षण आया कि जब दो लक्षणों के जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हो तो स्वतंत्र अपविहन नियम लागू नहीं होता। मॉर्गन ने ये नियम प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, यानी मेंडल लकी थे कि उनको ये चीज़ नहीं मिल पाया। वे स्वतंत्र अपविहन का नियम इसलिए लागू कर पाए क्योंकि उन्होंने ऐसे दो लक्षणों को सिलेक्ट किया जिनके जीन अलग अलग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। आपको मैंने बताया था कि जब मेंडल ने पीला और गोल और पीला, गोल आकार और पीले रंग के बीज का जब लक्षण लिया था तो मैंने आपको बताया था कि गोले के लिए हम राउंड RR और इसे YY यूज़ करते हैं। और वहाँ पर भी मैंने आपको एक फिगर बनाया था गुणसूत्र का, उसमें हम कैपिटल R ऐसे लिखे थे, कैपिटल R एक गुणसूत्र पर और कैपिटल Y एक गुणसूत्र पर और कैपिटल Y एक गुणसूत्र पर यूज़ किया था। आप देख लेंगे जाकर, वहाँ पर भी मैंने यही बताया था वंशांगति के गुणसूत्रीय सिद्धांत में कि जो मेंडल ने जो लक्षण लिए थे उसके जो जीन हैं वो अलग अलग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। यानी हम यहाँ पर कितने गुणसूत्र बनाए, 1 2 3 4 गुणसूत्र बनाए। लक्षण कितने हैं? 2 ही, तो 2 लक्षण के लिए 4 गुणसूत्र बनाए। लेकिन यहाँ देखिए
लक्षण कितने हैं? दो की जगह हम दो के लिए हमने 4 गुणसूत्र नहीं बनाया, 2 ही गुणसूत्र बनाया। रीज़न ये था कि इन दोनों के जो जीन हैं वो एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। यानी अगर हम ऐसे कह दें कि अगर इन दोनों के जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं तो हमें इन दोनों गुणसूत्रों को काटकर यहीं पर Y और यहीं पर Y लिखना पड़ेगा। लेकिन चूंकि मेंडल ने जिन दोनों लक्षणों को लेकर प्रयोग किया था वे एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित नहीं होते, वे अलग अलग गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं और इसीलिए वे स्वतंत्र प्रविभजन के नियम को फॉलो करते हैं। यानी जब किसी लक्षण के जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, किसी 2 लक्षणों के 2 जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं तो वे स्वतंत्र प्रविभजन का नियम फॉलो करते हैं। और यदि 2 लक्षणों के जो 2 जीन हैं वो एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं तब वे स्वतंत्र प्रविभजन का नियम को फॉलो नहीं करते, लागू नहीं करते और वे सहलग्नता प्रदर्शित करते हैं। सहलग्नता आया समझ में? सहलग्नता क्या होता है? सहलग्नता क्या है? जब 2 लक्षणों के 2 जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं तो वे युग्मक बनते समय एक दूसरे से पृथक होना नहीं चाहते और दोनों साथ साथ युग्मक में प्रवेश करते हैं और इसे ही सहलग्नता कहते हैं। यानी जब दोनों जीन साथ साथ युग्मक में प्रवेश करते हैं तो इसी घटना को सहलग्नता यानी लिंकेज कहते हैं। बस पहले इतना तक आप नोट करें, उसके बाद हम आगे बताएंगे कि F1 की पीढ़ी में जब क्रॉस कराया जाता है तब क्या होता है। तो आप इतना हेडिंग डालेंगे, पहले लिखेंगे सहलग्नता व पुनर्योजन यानी लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। अभी देखिए यहाँ पुनर्योजन नहीं आया है इसलिए हम बताए नहीं हैं, सिर्फ सहलग्नता आया, सहलग्नता बता दिए, पुनर्योजन नहीं आया, रिकॉम्बिनेशन नहीं है, अभी बाद में आएगा जब F1 में आपस में जब संकरण कराएंगे तब आएगा। तो इतना आप लिखेंगे पहले। लिंग सहलग्न जीनों के अध्ययन हेतु मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में कई द्विसंकर संकरण प्रयोग किए। ये प्रयोग मेंडल द्वारा किए गए द्विसंकर संकरण प्रयोग के ही समान थे। उदाहरण के लिए मॉर्गन ने पीले शरीर और श्वेत नेत्र वाली यानी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा म्यूटेंट टाइप वाली मादा का संकरण भूरे शरीर व लाल नेत्र वाले यानी वाइल्ड टाइप ब्रैकेट में वाइल्ड टाइप वाले नर से किया। F1 पीढ़ी में सभी मादाएं भूरा शरीर और लाल नेत्र वाली यानी वाइल्ड टाइप तथा सभी नर पीले शरीर और श्वेत नेत्र वाले यानी म्यूटेंट टाइप प्राप्त हुए। F1 पीढ़ी के नर और मादा के मध्य संकरण कराने पर देखा कि 2 जीन जोड़ी एक दूसरे से स्वतंत्र विसंयोजित नहीं हुई। विसंयोजित मतलब अलग होना, विसंयोजित यानी सेग्रीगेट नहीं हुई। और F2 का अनुपात 9:3:1 यानी 9:3:3:1 से काफ़ी भिन्न मिला। फिर आप ब्रैकेट में लिखेंगे 2 जीनों के स्वतंत्र कार्य करने पर यही अनुपात अपेक्षित था, ब्रैकेट क्लोज। यानी जब 2 जीन हैं और वे स्वतंत्र हैं एक दूसरे से तो उनका अनुपात 9:3:1 आना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ क्योंकि तब जब कहा ना कि गुणसूत्र जब वे जीन अलग अलग गुणसूत्र पर उपस्थित होते तब ऐसा होता, लेकिन जब वे एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित है 2 जीन तो वे सहलग्नता प्रदर्शित करते हैं। तो अब आप लिखेंगे कारण, लिखेंगे कि ड्रोसोफिला के शरीर व नेत्र से संबंधित जीन लिंग सहलग्न जीन है। लिंग सहलग्न जीन है जो X गुणसूत्र पर एक दूसरे के काफी पास स्थित होते हैं। अब आगे लिखेंगे यदि शरीर के पीले रंग के जीन के लिए Y तथा भूरे रंग के जीन के लिए Y+ तथा नेत्र के श्वेत रंग के जीन के लिए W तथा लाल रंग के नेत्र के लिए W+ प्रतीकों का प्रयोग किया जाए तब पीला शरीर व श्वेत नेत्र वाली मादा मक्खी का जीन प्रारूप YYWW तथा भूरा शरीर व लाल नेत्र वाले नर मक्खी का जीन प्रारूप Y+Y+W+W+
होगा। इन दोनों लक्षणों के जीन एक ही गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। फिर लिखेंगे शरीर का भूरा रंग का जीन यानी Y+, शरीर के पीले रंग के जीन Y ब्रैकेट में Y पर प्रभावी होता है तथा नेत्र के लाल रंग का जीन ब्रैकेट में W+, नेत्र के श्वेत रंग के जीन यानी ब्रैकेट में W पर प्रभावी होता है। बस लिखेंगे अगली लाइन से कि शरीर के पीले रंग व नेत्र के श्वेत रंग वाली मादा मक्खी का संकरण शरीर के भूरे रंग और लाल नेत्र वाले नर से कराने पर डैश करके यह पूरा उतार डालिए। ठीक, इसको एक सीधी लाइन नीचे की लाइन में ऐसे टेढ़ा मत लिखिएगा जैसे हम लिख दें, क्योंकि हमारे पास वाइट बोर्ड ऐसा है कि हम नीचे नहीं लिख सकते इसको, इसलिए हमने इसको इस तरफ डायरेक्शन में मूव करा दिया। तो आप सीधा लिखेंगे, आप इसके बाद ये बनाएंगे, इसके नीचे इन दोनों को ऐसे ले आएंगे, यानी ये सेल इधर और ये सेल इधर, और ऐसे बस सीधे बनाते चले जाएंगे। इधर आप इसका बनाएंगे और भूरे रंग का इधर बनाएंगे, और इन दोनों के बाद अगली लाइन से आप इसको बनाएंगे कि आप दिखाएंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से नर युग्मक मादा युग्मक से फ्यूज कर क्या क्या पॉसिबल ऑफ स्प्रिंग्स बन सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इतना नोट कर लीजिए, और उसके बाद अब हम आपको बताएंगे कि F1 के जो संतति मिले मादा और नर, इन मादा और नर को आपस में मिलाने पर यानी इन दोनों के संकरण कराने पर F2 जनरेशन में किस प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। हालांकि इस तरह से कहीं पर भी किसी भी बुक में आपको मिलेगा नहीं, पता नहीं उन राइटर्स को कुछ कन्फ्यूज़न था इन सब में, या इतने लंबी ना करने की वजह से उन्होंने ना लिखा। चूँकि हमें आपको समझाना था इसलिए मुझे कुछ अलग ही करना था कि किस तरह से आपको समझ में आया, ऐसा अलग न था, इसलिए मैंने इस तरह से आपको बनाकर दिखाया। और आप अभी देखोगे कि एनसीईआरटी में जो फिगर दिया है एग्जैक्ट वही चीज़ें आती हैं उसी वैल्यू के साथ, और आप कंफर्म हो जाओगे प्रोसेस तो यही है, बस किसी ने बताया नहीं। हमने क्या कहा कि F1 के संततियों का आपस में संकरण कराया। देखिए मादा क्या है, इसके XX गुणसूत्र इस प्रकार से हैं, यानी हम पहले क्या लिखेंगे कि F1 से प्राप्त संततियों में मादा का नर के साथ संकरण तो यहां पर मादा क्या है, भूरा और लाल है, भूरा शरीर और लाल नेत्र वाली, यानी वाइल्ड टाइप है। मादा क्या है, वाइल्ड टाइप। और इसका जीन आप देख रहे हो क्या है, एक X गुणसूत्र पर कौन से जीन है, Y+W+, है ना, और दूसरे X गुणसूत्र पर कौन सा जीन है, Y और W। इसका क्रॉस कराना है हमें इस नर से, जो क्या है, पीला शरीर है जिसका, श्वेत नेत्र है जिसका, ये नर है। और इसमें जो गुणसूत्र है X और Y, इस पर कौन कौन से जीन उपस्थित हैं, इसके X गुणसूत्र पर Y और W से संबंधित जीन है, और इसके Y गुणसूत्र पर तो कोई जीन नहीं पाया जाएगा क्योंकि X गुणसूत्र का जीन इस पर आएगा नहीं। बस इनका इनसे क्रॉस कराया गया संकरण। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे ये क्या कहलाएंगी, P2 कहलाएंगी, पैरेंट टू जनरेशन। और इनमें अब होगा अर्धसूत्री विभाजन,
और अर्धसूत्री विभाजन से 4 युग्मक बनेंगे। तो अर्धसूत्री विभाजन में सबसे पहले क्या था, G1SG2। किसी भी सेल डिवीजन में G1SG2 फेज तो आएंगे। और आपको पता है कि G1SG2 में गुणसूत्र की संख्या डबल हो जाती है। यानी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनकी संख्या दोगुनी हो गई। ये X डबल हो गया, Y प्लस W प्लस, DNA डबल हुआ, Y प्लस W प्लस। ठीक, और अब ये भी डबल हो जाएंगे, YW YW। अब हम यहाँ पर गुणसूत्रों को मिटा दें, X नहीं लिखेंगे क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, सोचो कि गुणसूत्रों की संख्या डबल हो गई। नहीं, DNA की संख्या डबल हुई। अभी सब DNA फॉर्म में ही होते हैं। अब यहाँ पर हम दिखाएंगे आपको पूर्वावस्था, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, पूर्वावस्था फर्स्ट। और पूर्वावस्था फर्स्ट में यहाँ पर ध्यान देंगे, पूर्वावस्था फर्स्ट में जीन विनिमय होता है। जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर। जीन विनिमय क्या होता है? जीन विनिमय दो गुणसूत्रों के यहाँ पर हम इसको अब ऐसे बना सकते हैं। अब ये गुणसूत्र बने हैं, ये X गुणसूत्र, ये X गुणसूत्र। जीन विनिमय में क्या होता है कि समजात गुणसूत्रों के बीच जीनों का आदान प्रदान होता है, उसके जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान होता है, उसे हम कहते हैं जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर। को सेल डिवीजन वाले चैप्टर में बताया गया होगा। देखिए, पूर्वावस्था में बहुत सारी अवस्थाएं आती हैं। उन अवस्थाओं में एक प्रक्रिया जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी दो समजात गुणसूत्रों के बीच, ये ध्यान से समझेंगे, हमेशा समजात गुणसूत्रों के बीच ही होगा। समजात गुणसूत्रों के बीच जीनों का आदान प्रदान होता है, यानी ये जो Y है वो इस गुणसूत्र पर चला जाता है और यहाँ का जो Y प्लस था वो इस गुणसूत्र पर आ जाता है। इसी को कहते हैं जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होता, ध्यान से समझिएगा, ऐसा यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर जीन विनिमय नहीं होता। ऐसा क्यों? हर बार नहीं, ध्यान से समझेंगे। संभावना एक, ये संभावना फर्स्ट है कि जब दो जीन एक दूसरे के काफ़ी पास स्थित होते हैं तो इनमें संभावना होती है कि जीन विनिमय ना हो, यानी इनका ये जीन इस पर ना आए, ऐसी संभावना नहीं होती। यानी जब दो लक्षणों के जो जीन हैं वो एक ही गुणसूत्र पर बहुत पास स्थित होते हैं तो उनमें क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना बहुत कम होती है। यही कारण है कि यहाँ पर हम संभावना फर्स्ट में देखेंगे कि इनके बीच क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ। तो नहीं होने पर इनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे और जैसे इनके गुणसूत्र हैं वैसे ही बने रहेंगे। Y प्लस W प्लस, Y प्लस W प्लस। ये संभावना एक है कि मान लेते हैं कि इनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ। वैसे तो होता नहीं है क्योंकि एक ही गुणसूत्र पर दोनों जीन एक दूसरे से बहुत पास स्थित हैं। ठीक, अब यहाँ पर वही चीज़ें होंगी। पूर्वावस्था फर्स्ट हो गया, पूर्वावस्था के बाद आएगा मध्यावस्था। मध्यावस्था को यहाँ पर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मध्यावस्था के बाद आएगा पश्चावस्था। पश्चावस्था की भी कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन बना दे रहे हैं, पश्चावस्था फर्स्ट। यहाँ पर
ये दोनों के दोनों जो गुणसूत्र हैं वे एक दूसरे से काफ़ी अलग हो जाते हैं, काफ़ी दूर दूर चले जाते हैं, और इस तरह से y प्लस डब्ल्यू प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस इधर चला गया ये गुणसूत्र, और ये गुणसूत्र इधर वाई डब्ल्यू वाई डब्ल्यू। अब क्या आएगा, अंत्यावस्था फर्स्ट पूर्ण, अंत्यावस्था फर्स्ट, और वो भी पूर्ण हो जाता है, इनके बीच से ये डिवाइड हो जाता है, और इस प्रकार से दो कोशिका बनती हैं जिसमें एक में ये गुणसूत्र जाता है, ये वाला गुणसूत्र यानी y प्लस डब्ल्यू प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, और एक में ये वाला गुणसूत्र जाता है वाई डब्ल्यू वाई डब्ल्यू। अब यहाँ पर शुरू होता है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, अर्धसूत्री सेकंड। अर्धसूत्री सेकंड का हम यहाँ पर सीधे पश्चावस्था में आते हैं। पश्चावस्था में क्या होता है कि ये जो दो गुणसूत्र हैं, सॉरी गुणसूत्र के एक ही गुणसूत्र है, इसके दोनों सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एक स्ट्रैंड इधर चला जाता है, स्ट्रैंड ना करके हम सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे, एक सिस्टर क्रोमेटिड इधर चला जाता है और एक सिस्टर क्रोमेटिड इधर चला जाता है। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी होगी, इसके भी एक सिस्टर क्रोमेटिड अलग होकर इधर चले आएंगे वाई डब्ल्यू और ये इधर वाई डब्ल्यू, यानी ये बीच से अलग होगा, अलग हो गया। अब इसके बाद आता है अंत्यावस्था सेकंड पूर्ण कंप्लीट, ये बीच से डिवाइड हो जाएंगे, ये बीच से डिवाइड हो जाएंगे और इस प्रकार से 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया, यहाँ पर एक ये हो गया और एक ये हो गया। कौन कौन से? एक ऐसी कोशिका जिसमें ये गया यानी y प्लस डब्ल्यू प्लस, और एक इसमें ये गया y प्लस डब्ल्यू प्लस, और एक इसमें ये गया y डब्ल्यू और एक इसमें ये y डब्ल्यू, यानी ये कुल 4 मादा युग्मक बने, मादा युग्मक। लेकिन प्रकार कितना बना? प्रकार सिर्फ 2 बना, सिर्फ 2 प्रकार। कौन कौन से? देखिए, एक तो ये प्रकार बना, ये दोनों सेम ही तो हैं, यानी जिस पर y प्लस डब्ल्यू प्लस पाया जा रहा। एक ये बना और दूसरा ये बना, तो ये दोनों सेम है वाई डब्ल्यू। 2 प्रकार के मादा युग्मक बने, कुल 4 बनी, 4 से 2 प्रकार के। अब इनको अभी हम छोड़ देंगे, इनको हम इधर ले जाते हैं नर युग्मक को, क्योंकि नर युग्मक का बहुत विशेष अभी यहाँ पर डिफरेंस नहीं है उसके युग्मक बनते समय, एक में आप देख ही चुके हैं। इनको हम हटाकर थोड़ा उधर लिखेंगे। पीला और श्वेत था, पीला और श्वेत नर थे, और इसका जो मैंने बनाया एक्स क्रोमोसोम वो था वाई डब्ल्यू, और इसका जो वाई क्रोमोसोम है। अब यहाँ पर एक संभावना तो ये हो गई कि जब यहाँ पर पूर्वावस्था में कोई जीन विनिमय ना हो तब उससे 2 प्रकार के मादा युग्मक बन सकते हैं।
अब इनमें क्या होगा, आइए इधर देखते हैं। संभावना 1 हो गया, अब संभावना 2 पहले पढ़ेंगे, तब उसके बाद हम क्रॉस देखेंगे। यहाँ पर एक संभावना और हो सकती है, संभावना 2, कि पूर्वावस्था में इसी को हम पहले यहाँ पर बना दें। संभावना 1 हो सकती है कि पूर्वावस्था में जीन विनिमय हो, ऐसा हो, बहुत होता है लेकिन बहुत कम, इसीलिए परसेंटेज बहुत ज़्यादा वैरी करता है। यहाँ पर अभी दिखाते हैं, YW, और ये चला गया, ये इधर है Y+W+, क्योंकि बहुत सारी कोशिकाएं बनाती हैं ना युग्मक को, तो कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जो इस फेज में चली गई, कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनमें संभावना 2 हो जाता है। संभावना 2 में क्या होता है कि ये जो कोशिका है इसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के पूर्वावस्था फर्स्ट में इन दोनों गुणसूत्रों के बीच जीन विनिमय हो जाता है। तो जीन विनिमय में क्या होता है, जीन विनिमय में गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों के बीच आदान प्रदान हो जाता है, Y+W+, समजात गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों के मध्य आदान प्रदान, YW। अब आदान प्रदान होगा पूर्वावस्था फर्स्ट में, ये वाला जीन इसमें चला जाएगा और ये वाला इसमें चला जाएगा, यानी ये जो Y दिख रहा है जो ब्लू कलर का है वो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर इस गुणसूत्र पर चला जाएगा, ठीक है, Y। और जो यहाँ का Y+ था वो इधर चला जाएगा, इसी को कहते हैं जीन विनिमय Y+। लेकिन जब 2 जीन एक साथ बहुत पास स्थित होते हैं तो जीन विनिमय बहुत कम होती है, यानी 100 कोशिका है तो 100 में से 97% में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, 3% में भी क्रॉसिंग हो सकता है। तो 98.7%, हाँ 98.7% में ये वाले युग्मक बनने के चांस होते हैं और 1.3% ये वाले युग्मक बनने के चांस होते हैं, यानी ये इनकी अपेक्षा ये बहुत कम बनते हैं, यानी जितने ये युग्मक बनेंगे उतने इनसे युग्मक बहुत कम बनते हैं। अब आइए देखते हैं, जीन विनिमय हो गया, ये यहाँ का जीन इस पे ट्रांसफ़र हो गया। जीन विनिमय हमेशा समजात गुणसूत्रों के उन्हीं स्ट्रैंडों के पास होता है जो एक दूसरे के समीप होते हैं, जो दूर होते हैं वे एक दूसरे के बहुत दूर हैं, ये इससे बहुत दूर है तो यहाँ पर जीन विनिमय नहीं होता। जीन विनिमय सिर्फ उन्हीं स्ट्रैंड पर होता है जो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। तो इस गुणसूत्र का ये वाला हिस्सा, इस गुणसूत्र का ये वाला हिस्सा पास है तो यहाँ पर एक्सचेंज हो गया। अब यहाँ पर आता है पश्चावस्था फर्स्ट। इसमें क्या होगा कि इसमें ये दोनों जो गुणसूत्र बने हैं वे विपरीत ध्रुवों पर जाने लगेंगे। ये इस पोल पर चला गया Y+W+ और W+ है, यहाँ पर Y+ है, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा Y और यहाँ पर YW, ठीक। अब ये पश्चावस्था फर्स्ट हुआ, अब यहाँ पर क्या होगा, अंत्यावस्था फर्स्ट पूर्ण, और ये 20 से डिवाइड हो जाएगा, तो इससे 2 कोशिकाएं बनेंगी, उन दोनों कोशिकाओं में ये गुणसूत्र ट्रांसफ़र हो चुके होंगे, ये गुणसूत्र इधर चला गया, Y+W+, यहाँ पर W+, और यहाँ पर Y, यहाँ पर Y, यहाँ पर Y+ होगा, Y+,
ओह सॉरी, ये कहाँ है, यहाँ बना रहे हैं, ये चला जाएगा इधर और ये चला जाएगा इधर। y प्लस, ठीक, अंत्यावस्था में ये दोनों गुणसूत्र एक दूसरे से स्वतंत्र अलग होकर कहाँ चले जाते हैं, स्वतंत्र नहीं कहेंगे, जीन विनिमय हो चुका है, जीन विनिमय के बाद अलग अलग कोशिकाओं में चले जाते हैं। अब इन कोशिकाओं में शुरू होगा अर्धसूत्री सेकंड, और सीधे हम बनाएंगे पश्चावस्था। पश्चावस्था में सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, यानी ये सिस्टर क्रोमैटिड ये अलग हो गया और विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं, y प्लस डब्ल्यू प्लस अलग और ये वाला अलग, डब्ल्यू प्लस और y ये अलग, यानी ये स्टैंड अलग और ये अलग। यहाँ पर भी वही होगा, कि ये वाला स्टैंड अलग, डब्ल्यू वाई डब्ल्यू, यहाँ पर ये y प्लस आ जाएगा। अब इनमें होगा अंत्यावस्था फर्स्ट पूर्ण, अंत्यावस्था फर्स्ट पूर्ण, 20 से डिवाइड हो जाएंगे, इनसे 2 कोशिका, इनसे 2 कोशिका। अब इस कोशिका में ये चला जाएगा y प्लस डब्ल्यू प्लस, और इसमें ये चला जाएगा जहाँ पर W प्लस है और सिंगल y है। यहाँ पर देखिए ये चला जाएगा y प्लस और ये चला जाएगा W, और यहाँ पर y W, यानी कि संभावना 2 में अगर क्रॉसिंग ओवर होता है, जो कि बहुत कम चांसेस होती हैं, तब देखिए 4 प्रकार के मादा युग्मक बनते हैं। मादा युग्मक कितने प्रकार के बने? 4 प्रकार के, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी, यानी 4 प्रकार के बने, एक ये टाइप, एक ये टाइप, एक ये टाइप और एक ये टाइप। लेकिन अगर जीन विनिमय नहीं होता है तब कितने प्रकार का बनता है? सिर्फ 2 प्रकार का बनता है। अब 2 संभावना हुई, संभावना 1 में ये 2 प्रकार के मादा युग्मक बन सकते हैं, संभावना दूसरी में 4 प्रकार के मादा युग्मक बन सकते हैं। आइए देखते हैं नर युग्मक कितने प्रकार के बन सकते हैं। तो नर युग्मक में अगर आप देखें, इसको अब थोड़ा सा इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बताया था आपसे कि आपको पेशेंस रख के ही इन चीज़ों को पढ़ना होगा, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है कि समझ में आ जाए, और एक बार अगर समझ लिए तो इतना आसान नहीं है कि भूल जाए। पीला श्वेत है नर, और इसमें जो जीन है वो क्या है? चूंकि इसको हमने किससे दिखाया है? YW है ब्लू से, तो हम इसको इसी से दिखाएंगे, X क्रोमोसोम, और इसमें ये Y क्रोमोसोम। अब ये भी एक कोशिका है, अब इस कोशिका में भी वही अर्धसूत्री विभाजन होगा, और आपको पता है कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में, चूँकि इनमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी क्योंकि ये असमजात गुणसूत्र हैं, यानी ये सब चीज़ें नहीं होंगी। इसमें सीधे अर्धसूत्री विभाजन से 2 आगुणित कोशिकाएं बनेंगी, जिसमें इस तरह से एक गुणसूत्र यानी YW, और इसमें ये DNA डबल होगा लेकिन कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक। और उसके बाद जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन, ये हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं, ये सब नर वाले में इतना आप समझ चुके होंगे, जैसे ये करना है वैसे इसको भी करना है, लेकिन इनमें कोई जीन एक्सचेंज नहीं होगा, यानी ये संभावना फर्स्ट की तरीके से जाएंगे। इनमें जो नर युग्मक जो 4 प्रकार के बनेंगे वो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। देखिए अर्धसूत्री सेकंड आएगा, इसमें भी अर्धसूत्री सेकंड होगा, और इससे
देखिए एक युग्मक इस प्रकार के YW बनाएगा और एक यहाँ पर ये भी YW अलग हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर ये देखिए ये वाला स्टैंड यहाँ पर, ये वाला स्टैंड यहाँ पर, यानी ये है X गुणसूत्र, ये X गुणसूत्र, ये Y और ये Y। यानी जो नर युग्मक अगर आप देखेंगे तो नर युग्मक सिर्फ दो प्रकार के बनेंगे, एक X प्रकार का जिस पे ये जीन है और एक Y प्रकार का जो सिंगल है। अब आप इतना पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि अब हम बताएंगे कि हमें नहीं पता है कि इन नर मादा युग्मकों में से किस मादा युग्मक से ये नर युग्मक फ्यूज करेंगे। तो आप ऐसे अपनी कॉपी में बना लीजिए, इसको एक सीधा लाइन में यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे और फिर इसको संभावना 2 लिख के बगल में संभावना 2 यहाँ से लिखेंगे, संभावना 2, और ये यहाँ से सीधा लिखते जाएंगे और फिर उसके बगल में आप नर युग्मक को बना लीजिएगा। अब हम इसको कर दे रहे हैं इरेज। देखिए संभावना 1 में जो मादा युग्मक बने हैं 2 प्रकार के, मादा युग्मक बने हैं 2 प्रकार के। पहले हम ये इनका देख लें कि अगर इनका संकरण इन नर युग्मकों से होता है तो क्या होता है। संभावना 1, हालांकि ये संभावना 2 में भी सेम यही रिजल्ट आएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसलिए एनसीईआरटी में वहाँ पर दिया नहीं गया है। अब यहाँ पर भी 2 प्रकार के मादा युग्मक हैं और 2 प्रकार के नर युग्मक है, तो हम 2 कॉलम बना देंगे। नर युग्मक को हम इस साइड में रख देंगे। नर युग्मक में क्या मिला है, एक X टाइप है जिसमें YW है, X क्रोमोसोम, और एक Y क्रोमोसोम है जो हम ब्लैक से दिखाएंगे, Y क्रोमोसोम। और यहाँ पर देखिए मादा युग्मक क्या है, 2 प्रकार के, एक है X क्रोमोसोम जिस पर है Y+W+, ठीक, और दूसरी है YW, दूसरी X क्रोमोसोम है जो कि है YW। अब अगर ये मादा युग्मक इस नर युग्मक से फ्यूज करता है तो क्या बनेगा, देखिए Y+W+X गुणसूत्र, और ये वाला इधर आएगा YWX गुणसूत्र। यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा हमको बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि इसको लक्षण लिखने हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला अगर मादा युग्मक इस नर युग्मक से फ्यूज करता है तो क्या होगा, Y+W+X गुणसूत्र, और ये है Y गुणसूत्र। अब ये देखिए अगर ये वाला मादा युग्मक इस नर युग्मक से फ्यूज करता है तो क्या होगा, YWX, ये वाला मादा युग्मक इससे फ्यूज करता है तो क्या होगा, YWX गुणसूत्र और ये Y गुणसूत्र। यानी अगर संभावना 1 को देखें तो इनमें लक्षण देखिए, Y+ है, Y+ क्या है, भूरे शरीर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, भूरा, और W+ किसके लिए है, लाल। यहाँ पर देखिए Y+ है, W+ है, यानी भूरा और लाल। यहाँ पर देखिए YW है, Y++ है नहीं, तो पीला और श्वेत। यहाँ पर भी देखिए YW+ है नहीं, तो क्या होगा, पीला और श्वेत। यानी अगर संभावना 1 को देखें तो मे भी 50% मादा, 50% मादा, यानी 2 मादा बनी ना, मादा 50% मादा भूरा शरीर और लाल नेत्र वाली होंगी, और 50% मादा देखिए पीला, 50% मादा पीला शरीर और श्वेत नेत्र वाले होंगे। नर को देखिए तो नर में 50% नर भूरा शरीर और लाल नेत्र वाले होंगे, और ये देखिए 50% नर पीला शरीर और श्वेत नेत्र वाले होंगे। ठीक है, बस पहले आप इतना नोट कर लीजिए, संभावना 1 को आप नोट कर लीजिए।
हालांकि संभावना एक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, संभावना 2 ही में हमें जो 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे उन्हीं को ध्यान में रखना है, क्योंकि उन्हीं के रिजल्टेंट यहाँ पर भी अभी जो बना है ना वहाँ पर बनेंगे। इसको ऐसे नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम संभावना 2 में प्राप्त मादा युग्मकों को देखते हैं। संभावना 2, संभावना 2 में आप देखोगे तो 4 प्रकार के मादा युग्मक बने हैं और 2 ही प्रकार के नर युग्मक हैं। तो हमें इसमें कॉलम कैसे बनाना है? मादा युग्मक के लिए हमें 4 बनाना है और नर युग्मक के लिए हमें सिर्फ 2 बनाना है। एक, 2, 3, ये हो गया नर युग्मक का स्थान, ये हो गया मादा युग्मक का स्थान। तो नर युग्मक में देखिए कौन बना है? YW X टाइप का, YW X टाइप, और जो Y गुणसूत्र है उस पर कोई चेंजेस नहीं है। अब देखिए मादा युग्मक कितने प्रकार का बना है? एक ये बना है जो कि है Y प्लस W प्लस, और दूसरा है जो क्रॉसिंग ओवर जिसमें हुआ है ये W प्लस और Y। तीसरा है ये जिसमें W है और Y प्लस है, और एक ये है। अगर Y प्लस है तो हमें उसको ऊपर रखना पड़ेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं उससे, अच्छा ऊपर ही रख देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। Y है, W प्लस है, वही चीज़ है, बस हम इसको नीचे ना लिख के हम ऊपर लिख दे रहे हैं। Y प्लस और W, ठीक, जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा है ना वैसे हम ऊपर लिख दिए। अब इसको भी हमने ऊपर लिख दिया है, कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं है। अब इसको हम यहाँ पर रखते हैं Y और W। 4 प्रकार के मादा युग्मक हैं, 4 प्रकार के मादा युग्मकों को रख दिए। 2 प्रकार के नर युग्मक हैं, इनको इधर रख दिए। नर युग्मकों की श्रेणी ये होती है, मादा की ये। अब हमें नहीं पता कि कौन सा नर युग्मक किस मादा युग्मक के साथ फ्यूज करेगा। अगर ये मादा युग्मक इस नर युग्मक के साथ फ्यूज करता है तो क्या बनेगा? देखिए ये सभी X क्रोमोसोम है, सब X। तो यहाँ पर ये X क्रोमोसोम ऐसा है जिसके पास जीन है Y प्लस W प्लस, और ये गुणसूत्र आया X जिसके पास है YW। अब हमें नहीं पता कि हो सकता है ये वाला मादा युग्मक इस नर युग्मक के साथ फ्यूज कर ले, तब क्या होगा? Y प्लस W प्लस X, और ये है Y। अब देखिए ये वाला हो सकता है मादा युग्मक इस नर युग्मक के साथ फ्यूज कर ले, तब क्या होगा? ये वाला इधर YW। अब हो सकता है कि ये मादा युग्मक इस नर युग्मक के साथ फ्यूज कर ले, ये Y गुणसूत्र है ये वाला। अब हो सकता है ये नर युग्मक मादा युग्मक इस नर युग्मक से फ्यूज कर ले, NCERT के लिंकेज वाला फिगर खोल लीजिएगा। अब आपको कुछ कुछ चीज़ें मिलने लगी, शुरू हो गई होगी। हो सकता है ये मादा युग्मक इस नर युग्मक से फ्यूज कर ले, हो सकता है ये मादा युग्मक इस नर युग्मक से फ्यूज कर ले।
यहाँ पर ये कैसे हो गया, ये नहीं आएगा, ये आएगा। एक गलती से पूरा सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। लक्षण देखते हैं, इनका लक्षण बताइए। y प्लस और w प्लस। वाई प्लस किसके लिए हैं? y प्लस भूरे के लिए। और w प्लस किसके लिए हैं? w प्लस बताइए लाल नेत्र के लिए। यानी जो भूरा और लाल होगा वो क्या होगा? वाइल्ड टाइप होगा ना। आपके एनसीईआरटी में सीधे वाइल्ड टाइप लिखा है, आप यहाँ पर चाहे लिख सकते हो y प्लस, यानी इसका शरीर होगा भूरा और उसका नेत्र होगा लाल नेत्र। ये सभी मादा हैं, देखिए इधर सब मादा हैं और इधर सब नर हैं। यानी जितनी भी मादा बनेंगी वो इस प्रकार की, जितने नर बनेंगे वो इस प्रकार के। तो भूरा हो गया और इधर देखिए y प्लस है यानी ये भी भूरा होगा और w प्लस है यानी ये भी लाल होगा। यहाँ पर y है, y प्लस नहीं है, तो क्या होगा? इसका शरीर का रंग पीला होगा और नेत्र का रंग लाल होगा। देखिए नया संयोजन बना जो जनक से भिन्न है। जो जनक से भिन्न होता है उसे पुनर्योजी रिकॉम्बिनेंट टाइप कहते हैं। देखिए रिकॉम्बिनेशन हुआ ना, यहाँ पर जेनेटिक एक्सचेंज हुआ जिसकी वजह से एक नया जीन उत्पन्न हुआ, एक नया गुण उत्पन्न हुआ जिसमें जनक और आजनक दोनों मिक्स है। यानी ये जनक से भिन्न है। कोई जनक ऐसा नहीं लिया गया था जो पीला और लाल हो। क्या लिया गया था? पीला सफ़ेद लिया गया था और भूरा लाल लिया गया था। क्या पीला लाल लिया गया था जनक में? नहीं लिया गया था। यानी ये जनक से भिन्न है। ऐसे को हम आजनकीय प्रकार यानी म्यूटेंट टाइप, सॉरी रिकॉम्बिनेंट टाइप कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए y है तो इसका शरीर पीला होगा और w प्लस है यानी इसका शरीर नेत्र का रंग लाल होगा। y प्लस है यानी इसका शरीर भूरा होगा और नेत्र का रंग श्वेत होगा। देखिए ये भी म्यूटेंट टाइप, सॉरी रिकॉम्बिनेंट टाइप बने, नया बना। क्या कोई जनक हमने ऐसा लिया था जो जिसका शरीर भूरा और नेत्र श्वेत हो? नहीं, हमने तो क्या लिया था? पीला और श्वेत लिया था, भूरा श्वेत तो हमने लिया नहीं था जनक में। तो ये जनक से भिन्न बनी, यानी ये भी क्या है? रिकॉम्बिनेंट टाइप है, आजनकीय प्रकार हैं। ये देखिए ये भी भूरा और श्वेत। इनका देखिए ये क्या है? y है यानी पीला और w है यानी श्वेत। ये जनक प्रकार के हैं। और यहाँ देखिए ये क्या है? YW यानी ये भी पीला और श्वेत। आप देख रहे हैं ना, ये जनक प्रकार हैं, लेकिन दो नए बने हैं, पीला लाल और भूरा श्वेत। तो जो जनक प्रकार हैं उसे हम जनकीय प्रकार कहते हैं और जो नए बने हैं उसे हम पुनर्योजी प्रकार कहते हैं, यानी रिकॉम्बिनेंट टाइप कहते हैं। अब जो एनसीईआरटी में F2 जनरेशन, ये सब F2 है ना, सब F2 है। अब F2 जनरेशन को, इसी को एनसीईआरटी में कैसे दिखाया गया है? ऐसे लिखा गया है। वही चीज़ है सब कुछ, बस इधर उधर नर को एक श्रेणी में कर दिए, मादा को एक श्रेणी में कर दिए फिगर में। और वो सब इतना कंफ्यूज करता है वो फिगर की पूछो ही मत कि एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है। कोई साइड बुक उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा। नर हैं कितने? 1 2, देखिए y है ना, XY 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 XY, ये चारों क्या हैं? नर हैं। तो हम नर को एक बॉक्स में रखेंगे, इसको भी मिटाएंगे हम। ये सभी नर होंगे इसमें, और इस नर में हम ऐसे 20 से डिवाइड कर देते हैं। जो जनक के समान है उसको हम यहाँ लिखेंगे। जनक के समान कौन है? भूरा शरीर और लाल रंग, इस प्रकार के हमने जनक को लिया था। भूरा लाल और पीला श्वेत को ही हमने क्रॉस कराया था, तो नर भूरा लाल हुआ, यानी W प्लस y प्लस W प्लस x और ये y, ये एक हो गया। इसको हमने ले लिया इधर। ये जनक प्रकार नहीं है पीला लाल, हमने पीला लाल कोई जनक नहीं लिया था P2 में, पीला श्वेत लिया था, तो हम इसको यहाँ पर लिख दें। ये भी हो गया। अभी बचे ये दो,
तो ये दोनों आजनकीय प्रकार हैं। आजनकीय प्रकार हैं, इनको हम इधर लिख दें, y W प्लस ये हो गया x गुणसूत्र और ये हो गया y गुणसूत्र, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया और इसको हम उठा के यहाँ लिख देंगे y प्लस और ये y का गुणसूत्र और ये हो गया x का गुणसूत्र y। ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया। एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है। अब इस तरफ के कॉलम को अभी चलिए मादा को भी हम अरेंज कर दें। ये 4 मादा हैं, XX, XX, XX और XX। इन चारों को भी यहाँ पर अरेंज किया गया है इस तरीके से एनसीईआरटी के फिगर में। सहलग्नता जहाँ लिखा है ना उसके नीचे ही जो फिगर बना है बड़ा सा लंबा सा, फिर भी नहीं समझ पाओगे, इतना लंबा फिगर दिया तब भी। अब मादा में हम जनक प्रकार को इस तरफ रखेंगे। जनक प्रकार कौन था? भूरा लाल, सॉरी Y प्लस W प्लस, और पीला श्वेत मादा है जनक प्रकार की। ये हो गई, इधर लिख दिया, ये हो गया, इधर लिख दिया। अब हम आजनक प्रकार में पहले इसको इधर लिखते हैं, y और YW x W प्लस ये x। ठीक है, ये वाला हो गया, इधर लिख दिया। अब इसको हम इधर लिखेंगे y प्लस W x गुणसूत्र और ये हो गई YW x गुणसूत्र। एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है। अब इधर क्या लिख दिए हैं? जनकीय प्रकार। सही है, वहाँ पर कोई गलती नहीं है, एकदम बहुत सही लिखा, परफेक्ट। जनकीय प्रकार, और यहाँ पर लिखे हैं आजनकीय, या फिर आप वहाँ पर पुनर्योजी प्रकार पाओगे, पुनर्योजी प्रकार। ठीक है, यानी इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? पैरेंटल टाइप, पैरेंटल टाइप, और इसे क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेंट टाइप। और जब इन्होंने परसेंटेज देखा तो पाया कि जो जनकीय प्रकार है वो 98.7% पाया गया। यानी जो F2 संततियां पाई गई उसमें 98.7% जनक के समान थी, केवल 1.3% ही पुनर्योजी यानी नए कॉम्बिनेशन बने थे। ठीक है, ये F2 जनरेशन इस तरह से आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। चेक कर लीजिए, मिला लीजिए, सारे गुणसूत्र वैसे ही पाएंगे जैसे लिखे हुए हैं। तो ये था सहलग्नता। सहलग्नता क्या प्रदर्शित कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है कि मेंडल के नियम के अनुसार जनकीय प्रकार और अजनकीय प्रकार में 9331 का रेशियो होना चाहिए, लेकिन ये रेशियो से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस निकला। उसमें जो नॉन पैरेंटल टाइप था यानी रिकॉम्बिनेंट टाइप वो 3:3 था, लेकिन अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो नॉन पैरेंटल टाइप 1.3 से बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो ऐसा नहीं हुआ। तो मॉर्गन ने इसका कारण ये बताया। अब देखिए एक सिंगल फिगर है इधर वाला जो आप एनसीईआरटी में देख रहे हो ना, वो सिंगल इस फिगर को ही, इधर वाले फिगर को ही दर्शा रहा है। उधर जो उसके जस्ट बगल में बना है वो दूसरा प्रयोग है, वो मॉर्गन ने फिर किया था। मॉर्गन ने जब भूरे शरीर और लाल नेत्र वाले मक्खी में क्रॉस पीले और श्वेत नेत्र वाले मक्खी से किया, तब उसको F2 में मॉर्गन को ये रिजल्ट प्राप्त हुआ। तो उन्होंने बताया कि जो पीले, ये जो शरीर का रंग है और नेत्र का जो रंग है, इन दोनों के जो जीन हैं एक ही गुणसूत्र पर एक दूसरे से बहुत पास स्थित होते हैं, और इसी वजह से इसमें रिकॉम्बिनेशन बहुत कम यानी सहलग्नता बहुत अधिक होती है। जब एक ही जीन के
दो जीन एक ही गुणसूत्र पर बहुत पास पास स्थित होते हैं तो सहलग्नता बहुत अधिक होती है और जनक प्रकार ज़्यादा बनते हैं, आजनक प्रकार बहुत कम बनते हैं। उसके जस्ट बगल में जो दिखाया गया है उसमें आप ध्यान देंगे तो उसमें पंख को लिया गया है, लघुत्तर पंख, और उसकी आँख को लिया गया है। तो वहाँ पर नेत्र की आँख और जो उसके पंख के जीन हैं वो एक ही गुणसूत्र पर तो पाए जाते हैं, लेकिन उसके जब आप जीन को देखोगे तो उसमें दूरी बढ़ाई गई है, W दूर है और M दूर है। देखिए अपने NCERT की बुक में। तो वहाँ पर क्या कहा गया है कि मॉर्गन ने कहा कि जब हम किसी ऐसे लक्षणों वाले मक्खियों के बीच संकरण कराते हैं जिनके दो जीन हैं एक ही गुणसूत्र पर स्थित हैं लेकिन दूरी ज़्यादा है, उन दोनों के बीच की दूरी ज़्यादा है, तब रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, सहलग्नता कम होती है और रिकॉम्बिनेशन होने की ज़्यादा संभावना होती है। इसी वजह से वहाँ पर परसेंटेज आप देखेंगे तो वहाँ पर शायद परसेंटेज 37% है, 37 या समथिंग है, 36 है या 37 है, अब देख लीजिएगा। और जो पेरेंटल टाइप है उसका परसेंटेज 64 के समथिंग में। तो यही रीज़न है। मॉर्गन ने क्या बताया? मॉर्गन ने बताया कि जब एक ही जीन पर एक ही गुणसूत्र पर जब दो जीन बहुत पास पास स्थित होते हैं तो सहलग्नता बहुत अधिक होती है, लेकिन जब एक ही गुणसूत्र पर दो जीन एक दूसरे से काफ़ी दूर स्थित होते हैं तो सहलग्नता बहुत कम होती है। यानी इसके अनुसार क्या कहा जा सकता है? सहलग्नता किसके इनवर्स होता है? जीन के बीच की दूरी, जीन के बीच की दूरी के। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए कि जब दो जीन एक ही गुणसूत्र पर एक दूसरे से बहुत पास स्थित हैं तब सहलग्नता अधिक होगी या कम? तो जब बीच की दूरी बहुत कम हो तो बताइए सहलग्नता ज़्यादा होगा ना, क्योंकि उल्टा है ना, इन्वर्ट। जब ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा और जब ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, इन्वर्ट है। बस यही बताया था मॉर्गन ने। तो आपने देखा कितना मेहनत लगा इसको समझाने में, इसी वजह से बहुत सारे टीचर भागते हैं इस टॉपिक से, और अगर समझाना हुआ तो ऐसी उल्टा सीधा समझा देते जो आपको पल लेना पड़े। हालांकि हो सकता है इसमें भी आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हुई होगी, मैं नहीं कहता कि मैं पूरी तरीके से आपको समझा पाने में सक्षम हूँ, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। एक बार में नहीं आता, 2 बार में देखिए, 3 बार में देखिए, बहुत ईजी टॉपिक है। बस कुछ चीज़ों की सावधानियाँ बरतनी, जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे आप करेंगे, 2-3 बार अपने मन से करेंगे, समझ में आ जाएगा सहलग्नता क्या होती है। तो अब इसके बारे में कुछ पॉइंट आप लिखेंगे, जैसे जैसे आपको बनवाएं फिगर वैसे वैसे बना लेंगे। इस F2 रिजल्ट को इस तरह से बनाएंगे, इसके बगल में NCERT का वो रूप बना देंगे। इतना लिखने के बाद आप नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे कि मॉर्गन व उनके सहयोगी यह जानते थे कि जीन गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, और उन्होंने शीघ्र ही यह भी जान लिया कि जब द्विसंकर संकरण में दो जीन जोड़ी एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं तो जनकीय जीन संयोजनों का अनुपात आजनकीय प्रकार से काफ़ी ऊंचा होता है। मॉर्गन ने इसका कारण दो जीनों का भौतिक संयोग या जुड़ा होना बतलाया। मॉर्गन ने इस घटना के लिए सहलग्नता यानी लिंकेज शब्द का प्रयोग किया, और मॉर्गन ने इस घटना को सहलग्नता यानी लिंकेज शब्द दिया, जो कि एक गुणसूत्र की जीन जोड़ियों के साथ होने की विशेषता को प्रदर्शित करता है। साथ ही आजनकीय जीन संयोजनों के उत्पादन को पुनर्योजन या रिकॉम्बिनेशन कहा। समझ में आया रिकॉम्बिनेशन या पुनर्योजन क्या होता है? जब कोई जनक से भिन्न उत्पन्न हो जाए। जनक हमने क्या लिया था भैया? भूरा शरीर और लाल रंग, और पीला शरीर और सफ़ेद रंग। लेकिन यहाँ पर आप देखो तो क्या बन गया है? पीला शरीर और लाल रंग। तो क्या हमने किसी जनक को लिया था ऐसा कि जो पीला शरीर और लाल रंग वाला हो? नहीं। लाल रंग अगर है नेत्र का तो उसका शरीर भूरा रंग लिया था जनक में, तो ये जनक से भिन्न हुए ना। तो
तो जब कोई जनक से भिन्न होता है तब उसे हम पुनर्योजी यानी पुनर्योजन कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन शब्द। मॉर्गन ने इन आजनकीय प्रकारों के लिए पुनर्योजन यानी रिकॉम्बिनेशन शब्द का प्रयोग किया। तो आपने लिखा कि आजनकीय जीन संयोजन के उत्पादन को पुनर्योजन यानी रिकॉम्बिनेशन कहा गया। फिर आप आगे लिखेंगे कि मॉर्गन व उनके दल ने यह भी पता किया कि एक ही गुणसूत्र पर स्थित होने पर कुछ जीन जोड़ी में अधिक सहलग्नता थी, अर्थात पुनर्योजन बहुत कम था। उदाहरण के लिए उन्होंने पाया कि पीले और श्वेत जीन में सहलग्नता काफ़ी अधिक थी। पीले व श्वेत जीन जोड़ी में सहलग्नता काफ़ी अधिक थी और इनमें पुनर्योजन बहुत कम 1.3% था। जबकि एक अन्य प्रयोग में श्वेत नेत्र व लघु पंख वाली मादा मक्खी का संकरण लाल नेत्र व दीर्घ पंख वाले नर मक्खी से कराया गया। आगे लिखेंगे यहाँ लाल नेत्र के जीन को Y+ नहीं W+ ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, यहाँ लाल नेत्र के जीन को ब्रैकेट में W+ तथा श्वेत नेत्र के जीन को ब्रैकेट में W से प्रदर्शित किया जा रहा है तथा लाल नेत्र का जीन W+, श्वेत नेत्र के जीन W से पर प्रभावी है। फिर आगे लिखेंगे कि तथा दीर्घ पंख के लिए जीन M+ ब्रैकेट में M+ तथा लघु पंख के लिए जीन ब्रैकेट में M का प्रयोग किया जा रहा है तथा दीर्घ पंख का जीन ब्रैकेट में M+, लघु पंख के जीन M पर प्रभावी होता है। जैसा कि आप NCERT के फिगर के जो बड़ा सा फिगर दिया गया ना, उसके आधे पार्ट को देखेंगे तो जो आपको ये बताया गया वो ये आधा पार्ट है, जिसमें आपको श्वेत नेत्र और भूरे शरीर और भूरे शरीर और लाल नेत्र वाली मादा मक्खी का संकरण पीले शरीर और श्वेत नेत्र वाले नर से कराया गया। ठीक, अब इधर जो बना हुआ है फिगर वो यही है जो मैंने आपको बोला है। इधर जो फिगर बना है वो क्या है? श्वेत नेत्र और लघु पंख वाली मादा का संकरण लाल नेत्र और दीर्घ पंख वाले मक्खी से कराया गया। अब चूंकि लाल नेत्र और दीर्घ पंख सामान्य प्रकार की पाई जाती है तो वहाँ पर वाइल्ड टाइप लिखा होगा। जैसे यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, भूरा लाल को हम वाइल्ड टाइप लिख सकते हैं ना, आपके NCERT में यही लिखा होगा। इसके लिए क्या प्रयोग किया गया है? वाइल्ड टाइप, यही तो प्रयोग किया गया है। और इसे म्यूटेंट या सफ़ेद लिखा होगा। तो वैसे वहाँ पर भी लिखा है उसके जस्ट बगल वाले फिगर में कि श्वेत नेत्र और लघु पंख क्या है? म्यूटेंट है, और लाल नेत्र और दीर्घ पंख क्या है? वाइल्ड टाइप, ऐसे लिखा हुआ है। और आप वहाँ पर फिगर में देख सकते हैं कि उनके बीच जो जीन के दूरी है उसको देखिए, W कितना दूर है और M एक ही गुणसूत्र पर दोनों जीन हैं लेकिन दूरी बहुत अधिक है। तो जब एक गुणसूत्र पर दो जीन दूर दूर स्थित होते हैं तो सहलग्नता कम होती है और पुनर्योजन ज़्यादा हो जाता है। तो वहाँ पर परसेंटेज 1.3 ना आकर 36 या 37% आप चेक कर लीजिए वहाँ पर। ठीक, तो आप आगे लिखेंगे नेत्र के रंग व पंखों के आकार से संबंधित जीन एक ही गुणसूत्र X गुणसूत्र पर एक दूसरे से काफ़ी दूर स्थित होता है और इसके F2 संततियों का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि श्वेत और लघु पंख का पुनर्योजन अनुपात 37.2% यानी 37.2% था, अर्थात उनमें सहलग्नता बहुत कम थी। रीज़न क्या था? जीन के बीच एक ही गुणसूत्र पर जीन के बीच की दूरी, जब दूरी अधिक होगी तो सहलग्नता कम होगा, पुनर्योजन अनुपात ज़्यादा होगा, और जब दूरी कम होगी तो सहलग्नता अधिक होगी, पुनर्योजन अनुपात बहुत कम होगा। तो अब आपका काम है कि जैसे हमने यहाँ पर क्रॉस कराया है वैसे ही आपको कराना है। जो आपको लक्षण बताए गए ना, कौन कौन से? श्वेत नेत्र, लघु पंख वाले मादा मक्खी का संकरण लाल नेत्र और दीर्घ पंख वाले
मक्खी से कराना है। आपको करा कर आपको दूरी रखिएगा, जीन के बीच दूरी रखिएगा, वही चीज़ें सेम वही बनाना है, बस यहाँ पर आपको परसेंटेज डिफरेंट लिख देना है। सब परसेंटेज में इधर जो आएगा वो आप लिख दोगे 37.2 और जो रिमेनिंग इधर बचेगा कितना बचेगा 62.8 इधर लिख देना। बस वही एनसीईआरटी के जो इधर वाला फिगर है उसी के समान वो भी बन जाएगा, चाहे आप वही एनसीईआरटी का फिगर ही लिख डालो। लेकिन हम यही कहेंगे एक बार प्रैक्टिस कर लो जैसे आपको ये बताया गया वैसे आपको वो बनाना है। फिर आप इतना लिखने के बाद अगले लाइन से लिखेंगे, मॉर्गन ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया कि पहला जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, दूसरा एक ही गुणसूत्र पर स्थित सभी जीन एक ही युग्मक में जाने का प्रयास करते हैं। एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन्स में स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं होता। ऐसे जीनों को सहलग्नी जीन यानी लिंक्ड जीन तथा इस घटना को सहलग्नता यानी लिंकेज कहते हैं। अगली लाइन से लिखेंगे कि मॉर्गन ने सहलग्नता को इस प्रकार से परिभाषित किया, डबल डैश करके लिखेंगे, एक ही गुणसूत्र में स्थित सभी जीनों की यही प्रवृत्ति होती है कि वे मौलिक संयोजन में रहें और एक साथ एक ही युग्मक में प्रवेश करें। अब नेक्स्ट लाइन से हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे सहलग्नता की व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन ऑफ लिंकेज। इसमें आप लिखेंगे कि सहलग्नता वास्तव में आनुवंशिक कारकों ब्रैकेट में जीनों ब्रैकेट क्लोज के गुणसूत्र पर लगे होने का स्वाभाविक परिणाम है। आगे लिखेंगे प्रत्येक जीव में हजारों जीन होते हैं जो गुणसूत्रों की सीमित संख्या पर व्यवस्थित होते हैं। स्पष्ट है कि प्रत्येक गुणसूत्र पर अनेक जीन होंगे, क्योंकि जीन बहुत ज़्यादा है, गुणसूत्र सीमित संख्या में, यानी कि एक ही गुणसूत्र पर बहुत सारे जीन होंगे। तो आप लिखें कि स्पष्ट है कि प्रत्येक गुणसूत्र पर अनेक जीन होंगे। आगे लिखेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों में परस्पर सूत्र युग्मन यानी साइनेप्सिस की प्रक्रिया होती है, जिसके बाद गुणसूत्र पृथक होकर अलग अलग युग्मों में चले जाते हैं। आगे लिखेंगे सूत्र युग्मन यानी साइनेप्सिस के दौरान गुणसूत्रों के खंडों का विनिमय यानी एक्सचेंज, जिसे ब्रैकेट में लिखेंगे क्रॉसिंग ओवर होता है। ऐसी स्थिति में निकटवर्ती जीनों के अलग अलग होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। एक दूसरे से दूर स्थित जीनों के पृथक्करण होने की संभावना अधिक होती है। यही तथ्य सहलग्नता का आधार है। अब आगे लिखेंगे कि मॉर्गन ने ही सहलग्नता की तीव्रता का विचार दिया। इसके अनुसार सहलग्नता की तीव्रता सहलग्नी जीन के बीच की दूरी के व्युत्क्रमी यानी इनवर्स होती है। इसके अनुसार कि गुणसूत्र पर जीन जोड़ी जितने ही नज़दीक निकटवर्ती होंगे उनमें उतनी ही संलग्नता अधिक होगी, और जब गुणसूत्र पर दो जीन जोड़ी के बीच दूरी अधिक हो, दूर दूर स्थित हों, तब उनमें सहलग्नता बहुत कम होगी। ये वाला फॉर्मूला लिख लेंगे, संलग्नता इन्वर्टेड 1/, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स यानी जीन के बीच कोई दूरी। बस ये हो गया संपूर्ण बातें सहलग्नता यानी लिंकेज से रिलेटेड। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आया है, और उम्मीद ये भी है कि आप बोर नहीं हुए होंगे, क्योंकि प्रोसेस लेंदी है। हम कितना भी इसको समेटें, मैंने 3 दिन इस पर वर्क किया है कि किस तरह से आपको समझाया जाए कि आपको समझ में आए। तो जैसे मैंने मेहनत किया है 3 दिन, वैसे 3 दिन आप भी मेहनत कर लो, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो मेहनत हम एक बात याद रखना कि आपसे ज़्यादा मेहनत हमें करनी पड़ती है कि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आए। तो आप उम्मीद ये हम करते हैं कि आप हमसे ज़्यादा मेहनत करो, आप पढ़ो, समझो चीज़ों को, जो ना आए आप पूछो। और आपको अगर ये सहलग्नता टॉपिक समझ में आ गया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और नहीं आया है आप फिर से देखें, ज़रूर आएगा। ठीक है, ये इतना इजी टॉपिक नहीं है, लेकिन बहुत टफ भी नहीं है। आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, आप कितना प्रैक्टिस करते हो, कितना अपना दिमाग लगाते हो, तो ये समझ में आ जाएगा। बस आज का टॉपिक बस इतना ही। भाग 10 में आपको सहलग्नता के बारे में और पुनर्योजन रिकॉम्बिनेशन के बारे में पूरी तरीके से समझा दिया गया। अब जो भी आगे टॉपिक होगा वो जल्द ही आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।